जय हिंद साथियों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ये इतिहास का सेशन आपके बीच में आ चुका है और ये मॉक टेस्ट 2 हम आपके बीच में लेकर आ चुके हैं। हिस्ट्री है साथियों, मतलब इतिहास। अब इतिहास आप बिहार शिक्षक भर्ती में बैठ रहे हैं, आप स्पेशल ऑल स्टेट टीचर रिक्रूटमेंट की कोई भी भर्ती में बैठ रहे हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथियों, EMRS जिसका फुल फॉर्म आप जानते हैं, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, DSSB, PGT, और इन भर्तियों के अलावा साथियों आप किसी भी भर्ती में बैठ रहे हैं तो इतिहास इसकी हम तैयारी कराएंगे। कैसे साथियों? प्रश्नों से इतिहास की तैयारी। बहुत अच्छा लगेगा ये सेशन, अविस्मरणीय होगा आपके लिए और ये एक यादगार सेशन अपने दोस्तों में जोरदार तरीके से शेयर कीजिए। सीरीज 2 में साथियों आप हमारे साथ बने हुए हैं। इसमें हम आपको बिल्कुल इतिहास का अच्छे से परिचय कराएंगे और आपको लगेगा देख कर इस पूरी क्लास को कि हाँ, आज इन्फॉर्मेशन हमें बहुत अच्छी मिली। साथियों, इतिहास से जुड़ा हुआ, इतिहास की सिलेक्शन दिलाने वाली क्लास है साथियों। और ये एक महान हमारे कवि हैं जिनके बारे में आप जानते हैं साथियों कि इन्होंने लिखा क्या कि अकबर की ही बात है। वही अकबर भाई साहब, कौन अकबर? जो मुगल वंश के थे। कौन से थे? मुगल वंश के थे। इनके पिताजी का क्या नाम है साथियों? तो इनके पिताजी का नाम ही क्या है? हुमायूं है। कहाँ जन्म हुआ था? आप जानते हैं कि जब ये निर्वासन काल में थे तो निर्वासन काल में इनका हमीदा बानो बेगम के गर्भ से जन्म हुआ। ये उन्हीं अकबर के सामने खड़े होकर ये हमारे संत जन क्या कहते हैं कि संतन को कहाँ सीकरी सुकाम, इनको बुलाया गया अपने दरबार में जो है। और कुंभन दास जी को अकबर अपने दरबार में बुलाते हैं और कुंभन दास से कहते हैं भाई कुछ सुनाइए। तो ये सुनाते क्या है साथियों? जिनके मुख देखे दुख उपजत। ये लाइन यहाँ से ध्यान से देखिएगा। संतन को कहाँ सीकरी सुकाम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। जिनके मुख देखे दुख उपजत, तिनहि करबे परी सलाम, और कुंभन दास लाल गिरधर बिनु और सबे बेकाम। मतलब हे भगवान, आपके बिना तो सब बेकाम है, लेकिन ऐसे लोगों का भी हमें दर्शन करना पड़ रहा है और उनसे सलाम करना पड़ रहा है जिनको देखते ही मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जी, यहाँ आते आते हमारी पनहिया टूट गई, हम भगवान का नाम भूल गए। संतन को कहाँ करी सीकरी सो काम। संतन को ये सब कोई काम नहीं, लेकिन इसके लिए हम देखिए कितना परेशान हुए। तो अकबर के मुंह पर कहने वाले ये संत जन को प्रणाम है। आप साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पहले प्रश्न से ही आपको हम रूबरू कराते हैं। आप बताइएगा, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में साथियों पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इन्हें बिल्कुल ध्यान से देखते चलिएगा इस पूरा सेशन। साथियों, एलोरा के जो कैलाश मंदिर है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने? क्या कृष्ण प्रथम जी ने कराया था, हरिश्चंद्र ने कराया था, गोपाल देव ने कराया था, या बेता प्रथम ने कराया था साथियों? तो ये बेता प्रथम के बारे में आप हमें लगता है जानते हैं, तो बिल्कुल एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, और नहीं जानते हैं तो आइए हमको सभी के बारे में बताते हैं। साथियों, एलोरा के जो कैलाश मंदिर हैं इन्हें आप जानते हैं कि किसने बनवाया? तो इसको बनवाया था साथियों कृष्ण प्रथम ने। साथियों, किसने? कृष्ण प्रथम ने इसको बनवाया था, एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर पूरी तरह से सही हो जाएगा। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण कराया जो पूरी दुनिया में फेमस है। साथियों, आप हमारे साथ देख क्या रहे हैं? आप हमारे साथ देख रहे हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब ही होता है साथियों इतिहास। तो बिल्कुल इतिहास से रूबरू आप होंगे। चैनल पे नए हैं साथियों तो एक बार दोस्तों में जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए। और कंपनी के शासन का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, ये आपसे प्रश्न यहाँ पर कवि पूछ रहे हैं साथियों। अब आप बताइए कि प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। क्या लॉर्ड मेयो साहब थे, लिटन थे, रिपन थे, या कैनिंग थे? कंपनी के शासन का अंतिम पूछा जा रहा है, मतलब क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना भी है कि पहला पूछा जा रहा है कि अंतिम पूछा जा रहा है। तो आपसे अंतिम की तलाश है, इस अंतिम के बारे में साथियों बताइए। लॉर्ड मेयो, लिटन, रिपन, कैनिंग। तो साथियों, क्या कंपनी के शासन का अंतिम गवर्नर जनरल ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग था? क्या ये सही है? अगर ये सही है तो एक बार जरूर कमेंट करके बताइए कि हाँ, लॉर्ड कैनिंग बिल्कुल सही है। और कंपनी के शासन का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जी थे। एक बार अपनी डायरी में आप नोट कर लीजिए, हो सकता है अब की बार याद ही हो जाए यार। ठीक है, तो एक बार याद करने की कोशिश कीजिए। लिखने से याद होता है, इसको कुमार गौरव जी ने कहा था। ठीक है, वो देखिए हमेशा अपने उस पर लिखते रहते हैं, तो आप भी लिखने का प्रयास करिए, आपको भी याद हो जाएगा। साथियों, महाराणा प्रताप किस राजवंश के थे? ये जो है पूछा जाता है। जिन महाराणा प्रताप जी को लेकर हमारे जो है इतने ज़्यादा लोगों में उत्साह आता है, वो साथियों गहलोत वंश
राजवंश के थे। सरकी राजवंश के नहीं थे, तुलु राजवंश, संगम वंश के नहीं थे साथियों। तो ये संगम वंश की हमने पूरी साथियों क्लास ली है, ये एक बार क्लास आप जरूर देख लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिल जाएंगे साथियों। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है, क्या हो जाता है साथियों कि महाराणा प्रताप किस राजवंश के थे जिनकी तलवारें लोग कहते हैं बहुत जो है भारी हुआ करती थी। महाराणा प्रताप की तलवार 1576 आप जानते हैं साथियों कि क्या हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था साथियों, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 1576 में हुआ था। इसी 1576 में साथियों अकबर का जो मुकाबला हुआ था, क्या अकबर और ये महाराणा प्रताप जी के बीच में ये युद्ध होता है। तो ये हल्दी घाटी के युद्ध में वही महाराणा प्रताप की चर्चा हम कर रहे हैं, जो किस वंश के थे साथियों, तो गहलोत वंश के थे। इसे याद रखिएगा, गहलोत जो है मतलब आप राजपूत जो समझते हैं ना, ये वही राजपूत हैं भैया। तो ये राजपूत जी हमारे हैं जिनको एक बार सोचने के बाद हाँ दिल गदगद हो जाता है और मन में जोश आ जाता है। तो महाराणा प्रताप किस राजवंश के थे, गहलोत राजवंश के थे, जिनको मतलब एक जुनून सा छा जाता है इनका नाम सुनने के बाद में साथियों, महाराणा प्रताप। एक तो नाम ही देखिए महा है, महाराणा प्रताप। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन हमने साथियों यहाँ पर किया है, आपको पूरा एंजॉय मिलेगा। आज आप इतिहास में बिल्कुल से देख पाएंगे, पूरा रिवीजन होगा। चैनल पे साथियों नए हैं तो एक बार क्लास को एंड तक देखिए, इतिहास बिल्कुल समझ में आएगा। मॉडर्न हिस्ट्री भी इसमें है, एंशिएंट इंडिया भी है और हमारा स्वतंत्रता आंदोलन भी, सब कुछ मिलेगा जो है इतिहास के सिलेबस में। हड़प्पा के लोगों के सामाजिक पद्धति क्या थी। अब देखिए साथियों, हड़प्पा एक जो पूरी सभ्यता ही खत्म हो गई साथियों। अब देखिए उस सभ्यता में जहाँ पर इतनी विशाल अन्नागार आपको मिले हैं साथियों, कितने विशाल अन्नागार, 45 मीटर लंबे जो है वहाँ पे आपको स्नानागार या अन्नागार मिलते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी आज आप हमारे साथ लेंगे साथियों, बहुत मज़ा आएगा। बहुत जो है महत्वपूर्ण सेशन आप देख रहे हैं। वो हड़प्पा सभ्यता साथियों जो उचित समतावादी थी। देखिए वो हड़प्पा सभ्यता जो एक सभ्यता, अभी आपकी सभ्यता उतनी विकसित नहीं हुई है, वहाँ पर देखिए कि एकदम नालियाँ बनी हुई थी हड़प्पा सभ्यता में, और नालियाँ बनी हुई थी, वो नाली कहाँ निकलती थी, सीधे रोड पे निकलती थी, रोड के दोनों तरफ नाली होती थी साथियों। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अभी मोदी जी के कार्यकाल में देखिए कितनी नाली और जो है सड़कें बन रही हैं। इन सड़कों के बगल में आप ऐसे छोटी सी जो नाली देखते हैं साथियों, ये नाली इस हड़प्पा सभ्यता के लोगों में बनी हुई थी। ये कोई इतिहास ऐसा नहीं है कि ये अदृश्य है, ये इतिहास वर्तमान में उपलब्ध है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है साथियों, मज़ा आ रहा है क्लास में, बिल्कुल एंजॉय करिए। इतिहास जानना भी तो जरूरी है। तो उचित समतावादी हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, बहुत ही उन्नत और विकसित किस्म के लोग हुआ करते थे हमारी हड़प्पा सभ्यता के लोग। उचित समतावादी सामाजिक पद्धति उनकी हुआ करती थी। समता का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, समानता। ठीक है, हड़प्पा के लोगों के सामाजिक पद्धति क्या थी साथियों, उचित समतावादी थी। इसका प्रमाण हमें उनके निर्माण कार्य, वस्त्र आभूषण और अन्य वस्तुओं से मिलता है। उनके निर्माण कार्य भी मिले हैं, सारी चीज़ें उनकी साथियों यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। भारत में पहली बार रेल बम्बई से ठाणे के मध्य किनके शासनकाल या मतलब गवर्नर जनरल के शासनकाल में चलाई गई थी। अब आप जानते हैं साथियों कि साल है कौन सा, 1853, और अभी स्वतंत्रता संग्राम होने वाला है। कितना साल बचा है साथियों, 5 साल बचा है। विस्तृत क्लास हमने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पढ़ाई है, आप एक बार जरूर अटेंड करिएगा, आपको बिल्कुल जोश और जुनून आ जाएगा महाराणा प्रताप जी वाला। ठीक है साथियों, चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आप टिक करिए क्या है। प्रश्नों को आप पहले पढ़ लीजिएगा साथियों, अगर आप प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, आपको बताना क्या है, गवर्नर जनरल के बारे में बताना है कि भैया वो गवर्नर जनरल कौन थे जिनके समय में मुंबई से ठाणे के बीच में साल 1853 में ट्रेन चलाई गई थी। तो कौन थे यार, डलहौजी थे क्या 1853 में, कौन थे, क्या लॉर्ड ऑकलैंड थे। अब इनमें से आपको टिक करना है, मेटकाफ थे, जॉन एडम्स थे। तो साथियों हम लोगों ने पढ़ा है कि लॉर्ड डलहौजी वही आदमी है जो हड़प नीति लेकर आया था। ठीक है साथियों, हड़प नीति लेकर आया था कौन, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी जो हैं ये मुंबई से ठाणे के बीच में जब रेल चलाई गई तो साथियों जब पटरी चलने लगी छुक 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 करके, तो वही लॉर्ड डलहौजी हैं। भारत में पहली बार रेल बम्बई से ठाणे के मध्य किसके शासनकाल में चलाई गई, तो भैया लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये चलाई गई है। ऑप्शन डी आपका इसमें भी सही हो जाएगा साथियों। प्रश्नों की क्वालिटी कैसी लग रही है ये आप हमें जरूर बताइएगा। और बहुत लोग तो यही भूल जाते हैं कि
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? कन्फ्यूजन रहता ही है भाई, जब तक रिवीजन नहीं होगा, और आप जानते हैं कि तब तक कन्फ्यूजन तो रहेगा ही, और हम जानते हैं कि रिवीजन ही तो डिवीजन है। तो साथियों आपके साथ बढ़िया रिवीजन हो रहा होगा, आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, और एक बार जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक बनता है। साथियों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे कहा जाता है? क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है? क्या लॉर्ड मेयो को कहा जाता है? लिटन को कहा जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को कहा जाता है? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। बहुत लोगों के लिए बहुत कॉमन क्वेश्चन होगा, लेकिन बहुत लोगों के लिए साथियों बिल्कुल नहीं पता होगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग को ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। अब बताइए क्लास कैसी लग रही है? क्लास बिल्कुल महत्वपूर्ण है, आपको हम जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। अभी साथियों आप हिस्ट्री की क्लास नंबर 2 ही तो देख रहे हैं, अब इसके पूरे जो है जितने सेशन है अटेंड कर लीजिएगा, आपको निस्संदेह बहुत फ़ायदा होने वाला है। मोहनजोदड़ो जो स्थल है साथियों, इसकी खोज कब की गई थी? ये इतिहास से जुड़ा हुआ, इतिहास सब्जेक्ट का बिल्कुल एकदम प्राण निकाल के हम आपके बीच में ले आए हैं। जो निचोड़ होता है क्वेश्चंस का, ये डीएसएसबी हिस्ट्री मेन पेपर है साथियों। मुख्य परीक्षा में अगर आप बैठ रहे हैं तो ऐसी ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, और जो आप वनडे एग्जाम वाले हैं इनकी भी परीक्षा में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मोहनजोदड़ो जो स्थल है, इतनी सारी जानकारियाँ आपको मिल रही हैं, ये साथियों मुगल काल में नहीं मिली। मुगल काल की शुरुआत कौन होती है? पहले शासक का नाम पूछ लिया जाएगा तो क्या बताएंगे? बाबर बता दीजिएगा। पहला युद्ध कौन सा था? 1526 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था भैया? तो पानीपत वाला जो युद्ध लड़ा गया था। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, सब कुछ मिलेगा जो आपके दिमाग में चल रहा है। बिल्कुल आप हैरान परेशान ना हो, प्रश्नों की और क्वालिटी आप कंटेंट देखें हमारे जो है क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में छपने वाले हैं, आपने साथियों थंबनेल में देखा रहा होगा, और देखा है तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आपने क्या टिक किया कि हर्षचरित्र के लेखक कौन है भैया? सबसे पहले दो चीज़ों की जानकारी आपको यहाँ पर एक ही प्रश्न में मिल रही है, क्या कि बाणभट्ट ने जो है हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट किसके दरबार में दरबारी कवि थे? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। हर्षचरित्र के लेखक कौन? एक पुस्तक का नाम है हर्षचरित्र, और ये हर्षचरित्र जो है ये जो है लिखा किसने है? बाणभट्ट ने लिखा है। अब बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे साथियों? तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, इन्हें आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं। अच्छा पूछ लिया भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यही है, ये आपके सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं भारत के नेपोलियन साहब, ठीक है। कौन? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन इन्हीं को कहा जाता है। और हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट किसके दरबार में दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन। ऑप्शन सी आपका पूरी तरह से यहाँ सही हो जाएगा साथियों। चंद्रगुप्त के भी बारे में बताएंगे, और इस प्रश्न का उत्तर आपने बिल्कुल टिक कर ही लिया होगा कि 1576 में क्या लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1576 में। आपके बीच में बिल्कुल लाल कलर में हम दिखा रहे हैं, और कहिए तो काला कलर कर लिया जाए क्या? चलिए देखते हैं अब जो है कैसा दिखता है। 1576 आपने देखा। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? साथियों यहाँ पे हम लिखना चाह रहे हैं मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो साथियों इसको किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को आपको बताना है क्या जीवितों का टीला है, कंकालों का टीला है, दासों का टीला है, मृतकों का टीला है। मृतकों का टीला मतलब माउंट ऑफ डेड। ये आपको आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में इंग्लिश भी है। क्या है? इंग्लिश भी है। तो आपको सभी प्रश्नों को देखना है साथियों, और हम बाइलिंगुअल भी क्वेश्चंस की टाइपिंग की व्यवस्था बिल्कुल करवा रहे हैं, तो वो भी होगा। आप देखिए मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? इसके सबसे पहले तो ये समझ लीजिए जीवितों का टीला अगर पूछा जाए इंग्लिश में क्या होता है तो बता दीजिएगा माउंट ऑफ लिविंग मतलब जीवितों का टीला, कंकालों का टीला माउंट ऑफ स्केलेटन्स, दासों का टीला माउंट ऑफ स्लेब्स, और मृतकों का टीला इसे कहा ही जाता है। ऑप्शन डी आपका इसमें सही है कि मोहनजोदड़ो को हम मृतकों के टीला के नाम से ही जानते हैं। अच्छा क्यों जानते हैं भैया? क्योंकि आप ये जो पढ़ रहे हैं ना, आप भी एक सभ्यता में जी रहे हैं जो भी वर्तमान हमारी सभ्यता है, जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब आप देखते हैं, गंगा यमुना नदियों का संगम देखते हैं, नर्मदा देखते हैं, शिवनाथ नदी देखते हैं। तो साथियों ये एक नदी के किनारे बसी हुई पूरी की पूरी सभ्यता क्या हो गई? एंड हो गई, उसका खत्म हो गया। मतलब यहाँ जितने लोग थे वो सब मर गए। सब लोग कहाँ चले गए? मर गए। अब देखिए कि इतने लोग जब मर गए भैया, तो इसी को कहा जाता है क्या? मोहनजोदड़ो को मृतकों का
टीला भी कहा जाता है। इसे याद रखिएगा, मृतकों का टीला मतलब मोहनजोदड़ो की बात हो रही है, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे माउंट ऑफ डेड। साथियों, हड़प्पा सभ्यता विश्व की पहली सभ्यता थी, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्या साथियों, ये हड़प्पा सभ्यता के स्थल ही तो हैं मोहनजोदड़ो, कालीबंगन वगैरह। हड़प्पा सभ्यता विश्व की पहली सभ्यता थी जिसने कपास की खेती प्रारंभ किया था। मतलब ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कौन सी सभ्यता में जो है कपास का विकास हुआ था। आप जानते हैं कि और भी प्राचीन सभ्यताएं, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता साथियों ये याद रखिएगा। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी पुराने हमारे जो है पहले कपास की खेती हमारे हड़प्पा सभ्यता में की जाती थी साथियों। यह लगभग 5000 साल पहले थी। कब थी? 5000 साल पहले थी। आज चल रहा है साल 2023, मतलब 2023 साल ये हो गया, 3000 साल पीछे ले लीजिए। और ये जो हमारे लोग थे साथियों, ये वस्त्र बनाने में, मतलब कपास को उगाने, धागा बनाने, वस्त्र बनाने, इनको इस कला का ज्ञान था। ये खुदाई में मिला हुआ है, पता चला है। आप देखते हैं फर्श पे चावल के दाने मिले हैं। कहाँ पे? फर्श के चावल के दाने मिले हैं साथियों। तो मतलब आप देखिए कितने उन्नत लोग थे, जिनकी नालियों की चर्चा हम कर रहे हैं। इनके स्नानागार और अन्नागार कैसे रहे होंगे, ये आप जो है बताइएगा। हड़प्पावासी निम्न में से किस वस्तु के उत्पादन में, यहाँ पर ये प्रश्न साथियों लगता है स्किप हो गया है, तो यहाँ पे देख लीजिए। हड़प्पावासी निम्न में से किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे साथियों? तो ये देखिए, ये सर्वप्रथम ये जो मुद्राएं यहाँ पे दिख रही है, मुद्राएं में नहीं थे। भारत को सोने की चिड़िया ऐसी थोड़ी ना कहा जाता है, इतना सोना अपने आप यहाँ आ गया है भैया। ये सोना जो है ये हमारी हड़प्पा सभ्यता में खुदाई में हमारे यहाँ इतना पड़ा हुआ है यार। कपास, ठीक है, तो हम लोग कपास के उत्पादन में क्या थे, एकदम टॉप पे थे साथियों। हम धागा भी बनाना जानते थे और उसको कपड़ा भी बना लेते थे। निम्न युग्मों में से गुप्तकालीन लेखक एवं उनकी रचनाओं का सही सुमेलित नहीं है। अब ये बताना है कि एक तरफ क्या लिखा हुआ है भैया, गुप्तकालीन लेखक, क्या लिखा हुआ है, गुप्तकालीन लेखकों के बारे में। ये जो हमारे राइटर्स महोदय हैं, कौन है? धन्वंतरी। क्या धन्वंतरी आयुर्वेद के लिए जाने जाते हैं? बराह मिहिर ने बृहद संहिता जो है लिखा है। वर रुचि ने व्याकरण लिखा है, व्याकरण संस्कृत लिखा है। मेघदूत क्या क्षणपक ने लिखा है। इसमें आपको बताना क्या है, क्वेश्चन आप देख के समझ पा रहे होंगे कि ये निम्न युग्मों में गुप्तकालीन लेखक और उनकी रचना, मतलब रचनाकार क्या सही है। अब कौन कौन से ऑप्शन में सही है भैया? धन्वंतरी जी आयुर्वेद के लिए बच्चा जानता है। बराह मिहिर बृहद संहिता इन्होंने लिखा है, आप जानते हैं। वर रुचि ने व्याकरण संस्कृत लिखा है, आप जानते हैं। मेघदूत को किसने लिखा? तो ये मेघदूत भैया ये गुप्तकालीन लेखक ही तो हमारे कालिदास रहे हैं। हमारे कौन रहे हैं? हमारे कालिदास रहे हैं। ये साथियों गुप्तकालीन के नवरत्नों में आते हैं ये कालिदास जी, जिन्होंने मेघदूत की रचना की है। मतलब क्षणपक की रचना इन्होंने नहीं की है। क्या ये जो क्षणपक महोदय हैं, क्षणपक महोदय ने मेघदूत की रचना नहीं की। किसने किया? कालिदास जी ने किया। इसे आप याद रखिएगा, कालिदास, महाकवि कालिदास के नाम से जिन्हें आप जानते हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। सेशन कैसा लग रहा है एक बार शेयर कर दीजिए। और देखिए धन्वंतरी आयुर्वेद एकदम याद रखिएगा। शब्द हमने देखिए कितने कितने प्रश्न आपको तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल क्वालिटी ऑफ कंटेंट। और हमारा प्रयास है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको दे पाएँ। और इतिहास मतलब क्लास देख रहे हैं तो आपका एंशिएंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया और उसके बाद मिडिल इंडिया, ये सारी चीज़ें आपकी पूरी होनी चाहिए। पूरा रिवीजन आपको देखने को मिल भी रहा होगा। कॉम्बिनेशंस ऑफ क्वेश्चंस कितने अच्छी टीम द्वारा किए गए हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में बैठने हेतु आयु सीमा 21 साल से घटाकर, मतलब पहले क्या थी 21 साल थी भाई, अब 21 साल से घटाकर क्या कर दिया गया, 19 साल कर दिया गया। ये कब किया गया? क्या लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किया गया, रिपन के शासनकाल में, या लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, या लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको यहाँ पर टिक करना है। ठीक है साथियों, आईसीएस परीक्षा में बैठने हेतु आयु सीमा 21 साल से 19 कब किया गया? साथियों ये लॉर्ड लिटन के शासनकाल में किया गया। याद कर लीजिएगा, जो हमारा आईसीएस, ठीक है, जो हमारा आज आईएएस आईपीएस वाला है, यूपीएससी वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वही है ये। आज हमारे यहाँ यूपीएससी, उस समय इसको आईसीएस परीक्षा कहा जाता था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड लिटन का नाम याद रखिएगा, लिटन का नाम याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, और एकदम सोच के बताइए उत्तर क्या है।
साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आपने क्या टिक किया, यहाँ पर आपको बताना है क्या सिंधु घाटी का जो स्थल है कालीबंगा में है, किस प्रदेश में है। यहाँ पर प्रदेश का नाम आपको साथियों बताना था। तो चलिए इस प्रदेश का नाम हम देख लेते हैं। ये कहाँ पे है साथियों, ये राजस्थान में है। इसे थोड़ा सा याद रखिएगा, कहाँ पर है, राजस्थान, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा। राजस्थान में है कालीबंगा। क्या है, कालीबंगा भी कहाँ है, राजस्थान में है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है, ऑप्शन ए राजस्थान में है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम आप हमें बताएंगे क्या है, और गुजरात में भी कौन मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश में कौन है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को तो आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में कौन है भैया, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी हैं, और राजस्थान में गहलोत जी को तो आप जानते ही होंगे। तो सिंधु घाटी स्थल जो है कालीबंगन, क्या है, कालीबंगन कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। साथियों, अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने वाला गवर्नर जनरल कौन था। ये गवर्नर जनरल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ये सब क्वेश्चन बार बार जो है रिपीट हो रहे हैं साथियों, बार बार रिपीट होने वाले, बिल्कुल आपके एग्जाम में समझ में आ रहा होगा। अवध पर किसने लगाया था भैया, ये कुशासन का आरोप लगाकर। हड़प नीति तो यही थी कि किसको किसी भी प्रकार से हड़पना है, उसी पे अवध को देखो कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। साथियों, आपने हमारी हिंदी की क्लासेस नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा, एकदम छपने वाले साथियों प्रश्न हमारे आपके बीच में हमारी टीम जो लेकर आ रही है। तो आप मैडम के द्वारा जरूर ये सेशन आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण और एकदम EMRS के लिए, DSSB के लिए, बिहार शिक्षकों के लिए एकदम रामबाण सेशन है साथियों। जरूर देखिएगा, क्लास का क्वेश्चंस आप क्वालिटी बहुत अच्छा लगेगा, और हिंदी टीचर वाले जरूर आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, जरूर देखिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए लल्लन टॉप फैक्ट्स के बारे में हम देख लेते हैं। लल्लन टॉप फैक्ट्स क्या है साथियों, पुलिस की स्थापना, स्थायी बंदोबस्त, भारतीय सिविल सेवाओं का जन्मदाता, ये सब कार्नवालिस को कहा जाता है। इतना महत्वपूर्ण है कि 3 चीज़ें आपको एक साथ यहाँ पर मिल रही हैं साथियों कार्नवालिस के बारे में। पुलिस की स्थापना करने वाला आप जानते हैं कि कौन है, लॉर्ड कार्नवालिस है। स्थायी बंदोबस्त आप जानते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी साथियों स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था करने वाले कार्नवालिस हैं। और सिविल सेवाओं का जन्मदाता भी कौन है, हमारे भारत देश में कार्नवालिस हैं। ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो पूरे इतिहास की चर्चा करेंगे, एक एक बात आपके समझ में आएगी साथियों, ये आप ध्यान से देखिएगा। भारतीय सिविल सेवा का जन्मदाता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर तो अब आप दे ही लेंगे कि ये लॉर्ड कार्नवालिस को कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, तो इनको कहा जाता है सिविल सेवा का जन्मदाता, हमारे कहाँ, इस जो है भारत में। साथियों, लॉर्ड क्लाइव के बारे में आप जानते होंगे, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही, उनके बारे में भी बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए आपको ये क्वेश्चंस का लेबल आप देख पा रहे होंगे, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया में पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की कहानी में मिलता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पंचतंत्र किसने लिखा, तो आप जो है क्या लिखेंगे, बता दीजिएगा। विष्णु शर्मा ने क्या लिखा था भैया, तो विष्णु शर्मा ने ही तो पंचतंत्र लिखा था। यही आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यही आपको बताना भी है, ठीक है। सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये साथियों। ये देख लीजिए, ये लोथल में, देखिए ये जार कहाँ पे मिला है, तो लोथल से। ये लोथल क्या है साथियों, ये लोथल है हमारा हड़प्पा कालीन, ठीक है। ये हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है, जो हड़प्पा सभ्यता है, उस सभ्यता में एक स्थान का नाम है। मतलब आप देखिए कि पूरी की पूरी एक सभ्यता ही समाप्त हो गई, हमारी कौन सी, हड़प्पा कालीन सभ्यता। तो ये लोथल कहाँ है साथियों, यहाँ पर एक जार मिला है जहाँ पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन, मतलब ये चित्र बना हुआ वहाँ मिलता है, इमेज मिलती है, ये आप समझ पा रहे होंगे साथियों। तो ये लोथल हो जाता है, ऑप्शन सी आपका पूरी तरह से सही है। साथियों, हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया, पेड़ के नीचे बैठी खड़ी लोमड़ी, ठीक है। मतलब एक यहाँ पर आप देखेंगे साथियों पेड़ बना हुआ है, और यहाँ पे लोमड़ी हम तो अभी बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन उस समय लोमड़ी का बना हुआ चित्र मिलता है कहाँ भैया, हड़प्पा सभ्यता वाला। तो मतलब आप देखिए कितने महान लोग उस समय थे। और विष्णु शर्मा ने जो पंचतंत्र की कहानी लिखी है साथियों, ये लगता है कि पंचतंत्र की कहानी विष्णु शर्मा जी
वहीं से तो नहीं कॉपी कर लिए साथियों देख के। देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई, जजिया कर की समाप्ति, 172 फीट का बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी, आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जजिया कर की समाप्ति किसने किया था अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे साथियों? पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी तो आप क्या बताएंगे? चलिए सभी प्रश्नों का उत्तर आप देखिए। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी साथियों? 1556 में हुई थी। अकबर का जो है हुमायूं का यहाँ से क्या होता है? हुमायूं का रिबैक होता है। ठीक है, जजिया कर की समाप्ति किसने किया? अकबर ने किया। ठीक है, 172 फीट का बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया साथियों। ये 3 प्रश्न आपके यहाँ से तैयार हो रहे हैं साथियों। एक बार जोरदार तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिए साथियों। और आप जानते हैं कि ये जो चीज़ें हैं साथियों, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अब आप यहाँ पर देखिए कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। जी हाँ, बिल्कुल थी। व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल था। मात्र देवी की उपासना की जाती थी जो है, और लोग लोहे से परिचित थे। इसमें देखिए प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है? प्रश्न में पूछा ये जा रहा है, मैं लिख देता हूँ, अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हों तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए। ठीक, क्या पढ़ना है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। आप ये देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में एकदम चकाचक नाली थी, जो रोड के दोनों तरफ से नाली निकलती थी, इसमें पानी निकलता था। आज हमारे गांव में अभी बना नहीं है, बनने की तैयारी चल रही है। व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत था, मात्र देवी की उपासना करते थे। मतलब एक जो पूरी सभ्यता, सिंधु घाटी पूरी सभ्यता एक खत्म हो गई। और इसके मोहनजोदड़ो के स्थान को क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, मृतकों का टीला क्यों कहते हैं? इसके प्रश्न का उत्तर तो ये ना कि ये पूरी सभ्यता के लोग यहाँ पे मर गए साथियों, मर गए। तो इन लोग क्या करते थे उस समय भी? देखिए कि मात्र देवी की उपासना ये लोग करते थे। हमारा व्यापार, जो हमारा ट्रेड है, ये उन्नत दशा में था। और जो है मात्र देवी की उपासना, हमारे नगरों में क्या है, जो नालियाँ होती थी ना, एकदम चकाचक बनी होती थी। एक सभ्यता वो खत्म हो गई। आप जानते हैं कि हमारी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी पुरानी, मेसोपोटामिया। ठीक है, इसे एक बार हम आपको अच्छे से लिख देते हैं। क्या है? मेसोपोटामिया। इसे आप याद रखिएगा, ये है भैया मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है, जो सिंधु नदी के आसपास में विकसित हुई। इसमें क्या है, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अच्छा, परिचित क्या सोने से नहीं थे क्या? क्या वो साथियों जो है कांसे से नहीं थे क्या? क्या वो तांबा से परिचित नहीं थे क्या? तो भैया ये बहुत उन्नत किस्म के लोग थे। इनके सोना से भी परिचित थे, कांसा से भी परिचित थे, तांबा से भी परिचित थे। लेकिन लोहा किस काम का? अब लोहा में कलियुग, यहाँ पे लोग जो है आज लोहा के चक्कर में परेशान है। लोहा सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पादन होता है? लेकिन हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग इतने उन्नत थे, इनको लोहे का पता नहीं था। लेकिन देखिए सोना के बारे में जानते थे, कांसा के बारे में जानते थे। और आपने कई बार अपने एग्ज़ाम में, अपने जो है क्लासेस में सुना होगा, क्या सुना होगा साथियों, कि सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी तो कहा जाता है। इसे याद रखिएगा, भूलना नहीं है। ठीक है साथियों, कुछ भूलने नहीं देंगे। और एक चीज़ आप जान लीजिए कि कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि भाई बिना मेहनत किए कुछ हो जाएगा यार। तो बिना मेहनत किए तो भाई साहब कुछ नहीं हो जाएगा। आप देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इम्पोर्टेंट है। क्या है साथियों? इम्पोर्टेंट है। आप इतिहास के टीचर जो है बिल्कुल बनने चल रहे हैं, या कि आप वनडे एग्जाम में बैठ रहे हैं, तब भी इसे देखिए। क्या है? सिंधु सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोग सोना, चांदी, तांबा, टिन का उपयोग करते थे, लेकिन लोहे का उपयोग नहीं करते थे। वाह रे भाई, इतनी महंगी चीज़ें जो आज हैं, इनका उपयोग उन लोग धड़ल्ले से करते थे। इसीलिए तो हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज है नहीं। आज देखो सबसे जो है सोने की चिड़िया अमेरिका बना बैठा है, सऊदी अरब इन लोग बने बैठे हैं। देखिए इनको लोहे का ज्ञान सिंधु सभ्यता के लोगों को नहीं था। मतलब क्या था? इन लोग जो है लोहे के ज्ञान से अपरिचित थे। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। लोहे के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन सोना चांदी इनसे भाग के जाने नहीं पाई गई।
चलिए, किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? युगल समाधान, समाधान मतलब क्या है? शव है। सवा का क्या है? समाधान मिला है। किसका मिला है? युगल का। युगल मतलब भाई, युगल मतलब होता है जोड़ा। इसकी पर्यायवाची जब आप देखेंगे, जोड़ा या जोड़ी में जो भी हैं, युगल समाधान मिला। क्या ये लोथल से मिला, कालीबंगा से मिला, या बनावली से मिला, या कोट दीजी से मिला है? आप साथियों कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए लोथल किस राज्य में स्थित है। आप साथियों टीचर का एग्जाम दे रहे हैं, बिल्कुल अगर वनडे का भी एग्जाम दे रहे हैं तो एकदम छाप लीजिएगा। हो सकता है यही आपसे पूछ लिया जाए कि लोथल, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है। और ये जो युगल समाधान मिले हैं साथियों, ये कहाँ पर है? तो कोट दीजी में हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान मिले हैं, ये आप ध्यान रखिएगा साथियों। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे, ये आपको बताना है। कालिदास, बराह, मिहिर, हरिसेन, बेताल भट्ट, तो क्या ये सभी लोग इसमें शामिल थे भैया? तो ये सभी लोग इसमें क्या थे भैया? ये सभी लोग इसमें शामिल थे। किसमें शामिल थे? तो ये इसमें शामिल थे चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में। चंद्रगुप्त द्वितीय कितने रत्नों में? चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में ये चारों लोग शामिल थे। आप जानते हैं कालिदास जी के बारे में, मेघदूत बहुत फेमस है। अच्छा, मेघदूत की रचना इन्होंने कहाँ की थी? तो बता दीजिएगा। छत्तीसगढ़ में की थी। जिला पूछेगा कौन सा है, तो बताइएगा धमतरी जिले में। वहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, एक पहाड़ है, उसी पहाड़ से इनका क्या है साथियों? उद्गम हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से कौन शामिल नहीं थे? तो ये साथियों हरिसेन शामिल नहीं थे। माफ कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा। अच्छा, हरिसेन कौन थे? अब ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे साथियों? तो ये हरिसेन आप जान लीजिएगा। ओ माफ कीजिएगा साथियों, इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा कि 9 रत्नों में से शामिल कौन नहीं थे भाई साहब, तो ये हरिसेन जी नहीं थे। इनके बारे में आप जानते हैं कि हरिसेन जी कौन थे भैया? ये समुद्रगुप्त के थे। कौन थे? इन्हें याद रख लीजिएगा, ये समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त जी के दरबार में रहा करते थे हरिसेन जी। और ये हरिसेन जो है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में शामिल नहीं थे। ये समुद्रगुप्त के यहाँ हरिसेन जी हुआ करते थे। तो इन्हें आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक एवं प्रथम शासक कौन माने जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। क्वेश्चन बिल्कुल आप एग्जाम में पूछा जा सकता है, और एक बार लिख लीजिए छपने वाले प्रश्न। अब भाई देखिए, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर मेहनत आप कर रहे हैं तो आपको पता है कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक कौन है, तो जिनका नाम हो जाता है बहुत प्यारे प्यारे अक्षरों में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, श्री गुप्त। जिनके नाम के आगे ही श्री लगा हो, वो गुप्त साम्राज्य कितना बना है, जो अखंड भारत की कभी कल्पना और कभी रहा हो। आज हम वैसे भारत बनाने की मतलब सोचते हैं। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे, और पहले शासक ही यही माने जाते हैं। साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ये आपको बताना है कि कौन सा ऐसा स्थल है जो समुद्र तट पर नहीं था, सिंधु घाटी सभ्यता वाला। सुरकोटडा, लोथल, बालाकोट या कोट दीजी, इसमें से कौन सा सही है, ये आपको बताना है साथियों। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है कि ये जो कोट दीजी है भाई साहब, ये कोट दीजी जो है ये समुद्र तट पर स्थित नहीं है। इस प्रश्न को आप पहले कर चुके हैं हमारे साथ। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों में से कोट दीजी ही वह स्थल है जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था। मतलब कोट दीजी को विशेष रूप से आप कोट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? कोट कर लीजिए कि दीदी आ सकती हैं, कोट दीदी। और कोट दीदी वही स्थल है जो समुद्र तट पर नहीं था। बाकी यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। शेष तीनों स्थल का संबंध समुद्री व्यापार क्षेत्र से था। इसे याद रखिएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। सेशन इंपॉर्टेंट लग रहा हो तो एक बार लाइक की बटन आप जो है क्या करिए भाई साहब, प्रेस कर दीजिए, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए, और बता दीजिए कि छपने वाली क्लास स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर बिल्कुल आ गई है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इसको देखेंगे और देखिए कि क्वेश्चन की क्वालिटी ऑफ कंटेंट क्या है, और मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत के बारे में यहाँ हम आपको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? विशाल अन्नागार को माना जाता है। जो इनका अन्नागार था, मतलब देखिए सबसे ज़्यादा व्यवस्था क्या, अन्नागार की मतलब खाने की व्यवस्था क्या हो, दुरुस्त हो। साथियों, हमारे यहाँ तो सिनेमा घर आज़ादी के समय जितने थे उससे जो है कम से कम 200 गुना ज़्यादा बढ़ गए। लेकिन साथियों, अनाज गोदाम जो हैं, ये जो हमारे अनाज के गोदाम थे, ये
अनाज के गोदामों में उतनी वृद्धि नहीं हुई, आज भी हम इसमें पिछड़े हुए हैं। और ये जो एक सभ्यता आप देख रहे हैं ना, ये पूरी की पूरी सभ्यता क्या हो गई, समाप्त हो गई। उन्हीं के स्थलों की बात है कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी जो इमारत थी उसे अन्नागार कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो के लोगों के पास उन्नत निर्माण कौशल थे। अब आप ये देखिए, उन्नत निर्माण कौशल इनके पास थे, हमारे पास अभी उतना नहीं है। तभी तो राम सेतु इन लोग बना के चले गए, हो सकता है यही लोग बनाए हो यार। बृहद स्नानागार के बारे में देखिए, ये भी मोहनजोदड़ो में स्थित है। वर्तमान में यह क्षेत्र कहाँ आता है, तो ये जो बृहद स्नानागार है किसका है भैया, ये हमारे मोहनजोदड़ो में स्थित है, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। ये भी पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो। यहाँ ईंटों की खूबसूरत निर्मित का बेहतरीन उदाहरण है ये बृहद स्नानागार, ये मोहनजोदड़ो, जो आप देखते हैं कहाँ, पाकिस्तान में है। आगे बढ़ते हैं साथियों। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन अन्न का भंडार था, जो 45 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा था। आप देखिए इसकी लंबाई कितनी थी साथियों, लंबाई थी इसकी 45 मीटर, और आप देख रहे हैं इसकी जो चौड़ाई है वो 15 मीटर है। इतना बड़ा अन्नागार था। आप देखिए आज किसी मतलब ऐसे जो सरकारी भवन आज बने हैं वहीं पे इतने बड़े बड़े जो है देखे जाते हैं गोदाम। तो ये गोदाम का कॉन्सेप्ट हमारी सभ्यता से होके निकल चुका है, ठीक है। ईंटों का चबूतरा कालीबंगन से मिला है, इसे आप याद रखिएगा। गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त ने किस धर्म का समर्थन किया था, मतलब पूछ ये रहे हैं भाई साहब कि समुद्रगुप्त जो आज आप देखते हैं कि इतनी सारी जातियां बटी हैं, तो ये कौन से धर्म को मानते थे, ये भैया उसी सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे। वैष्णव धर्म का पालन करते थे समुद्रगुप्त, ठीक है। और समुद्रगुप्त ने क्या किया, जो है आप देखते हैं कि आज उन्हीं के द्वारा जो अखंड भारत है, उसी अखंड भारत की परिकल्पना आज हमारी बीजेपी, मतलब हमारी क्या एक पार्टी है, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। आप जानते हैं कि ये गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त ने किस धर्म का समर्थन किया, तो वैष्णव धर्म का समर्थन किया। साथियों आप जानते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में तो आप जानते ही हैं साथियों। इसके प्रवर्तक कौन है, बुद्ध जी को आप जानते हैं। अच्छा, इसमें सबसे प्रसिद्ध आप जानते हैं महावीर स्वामी जी को, आप जानते ही हैं, इन्हें याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं। तो जो समुद्रगुप्त थे, अच्छा समुद्रगुप्त इंपॉर्टेंट क्यों है कि जो कि आप ये प्रयाग प्रशस्ति देखते हैं साथियों, क्या देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति जो लेख आप देखते हैं ये किसका है, यही तो है समुद्रगुप्त का। और वही समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। जो हमारा ये जो वैष्णव धर्म है, ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, मतलब सनातनी थे। इन्हें आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी। अब ये देखिए भाई साहब, इन लोग उपाधि भी धारण किए थे। परम भट्टारक की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी। गुप्त समुद्र जो है ये गुप्त नहीं है, हम आप लोग जान अकेले नहीं रहे हैं, बाकी परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि कौन से जो है शासक ने किया था, महाराजा धीराज की उपाधि कौन से शासक ने किया था, या इनमें से कोई नहीं, तो भैया समुद्रगुप्त ने जो उपाधि धारण की थी ऑप्शन ए में दिया गया है, परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी साथियों, कमेंट बॉक्स में इसको छाप दीजिएगा। और विक्रमादित्य की उपाधि किसने की थी, इसको क्या है, छापना है। अगर आप यहाँ छापते हैं तो आपके एग्जाम में ये छपा हुआ मिलेगा साथियों। तो चलिए सभी लोग छापने की कोशिश करिएगा। गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी, तो ये देखिए यहाँ नेपोलियन भी तो सही है, परम भट्टारक की भी उपाधि धारण की थी, ठीक है। और नेपोलियन भी, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे ये देख लीजिएगा, इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या, भारत का नेपोलियन है। रियल में ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, तो भारत का नेपोलियन इसे आप कर लीजिएगा। ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त ये उपाधि नहीं है साथियों, इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्हें आप याद रखिएगा, वही नेपोलियन बोनापार्ट। विश्व इतिहास की क्लासेस में हमने इसको आपको बहुत अच्छे से रिवीजन कराया साथियों। तो क्लास कैसी लगी, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त क्लास है, और भाई मेहनत तो करना पड़ेगा। और हमारे एक संत हैं, चूँकि आप EMRS में बैठ रहे हैं तो इनकी लाइनें कई बार पूछी जाती हैं, क्या कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। हो भैया सबके दाता राम।
तो साथियों बिल्कुल सबके दाता तो राम है ही, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। और ये मेहनत साथियों, न दुख न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इन सभी भर्तियों के लिए सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों में एक बार इसको पूरा शेयर कीजिएगा। इतिहास के प्रश्नों की तैयारी, हिस्ट्री मतलब इतिहास के प्रश्नों से हिस्ट्री की तैयारी आप यहाँ पर अभी तक देख रहे थे साथियों। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये क्लास आपके लिए कितनी उपयोगी रही और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि नहीं आए। क्यों आएंगे साथियों? क्योंकि एक चीज़ आप जान लीजिए कि हमेशा ये जो इन्होंने कहा है कि संत जन होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, बिल्कुल सही बात बोलते हैं। अब जब हम सही बात आपसे बताएं साथियों, तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपके छपने वाले हैं। और जरूर देखिए हमारे इन प्रश्नों को, और बिहार शिक्षक भर्ती वाले अगले सेशन के लिए भी तैयार रहिए साथियों। हिस्ट्री की पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो इसको भी जरूर देख लीजिएगा। इतनी क्लासेस हमारे चैनल पे जो अपलोड हैं, इन्हें लगातार देखिए। आप के फ्यूचर के लिए हमारी टीम बिल्कुल तैयार है और सिलेक्शन दिलाने वाली क्लासेस लगातार आप हमारे साथ देख रहे हैं। अच्छा, इसका पीडीएफ चाहिए तो SSC 77 कहाँ लिखिएगा, टेलीग्राम में चले जाइएगा, वहाँ पर लिख दीजिएगा SSC 77, तो आपको ये पीडीएफ सेम टू सेम मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे साथियों। तो एक चीज़ आप देखिए, एक लाइन मैं आपको सुनाता हूँ कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। कितनी अच्छी लाइनें हैं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। तो ये संत जन जो होते हैं साथियों, जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, सारी चीज़ें आपको सही सही बताते हैं। तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि जब इच्छा रखी हम मन माही, प्रभु प्रसाद कछो दुर्लभ नहीं। साथियों इस सेशन कैसा लगा? जोरदार तरीके से लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं इसकी अगली वाली क्लास में, जिसमें अगले 30 प्रश्नों में आपने कितना प्रश्न सही किया जरूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।